आदमी निकल सकता है, संघर्ष करना चाहिए, बस निकल सकता है। वो जाकिर खान ने कहा है ना कि मेहनत करते रहते तो हो जाता है। तो हो जाता है। मैं अपने गांव का पहला लड़का था जिसने एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया था। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन दे पाएंगे। टीचर सिर्फ तुमको रास्ते दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद ही है। प्रैक्टिस तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी, अपने कंटेंट तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे जो एग्जाम में तुम्हें लग रहा है कि मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ। इंग्लिश से डर लगता था? हाँ, वो सर किसी का वीक होता है, किसी का खत्म में होता है। मुझे ऐसा लगता था मेरा खत्म में ही था, इंग्लिश खत्म। तो जो नए बच्चे अभी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो 3-4 टिप्स आप बताओ कि वो उनको ध्यान में ही रखनी है अगर उनको सिलेक्शन लेना है। हेलो, नमस्ते, सभी का स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। आज हमारे साथ भुवनेश कुमार भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्टेड हैं और एएसओ इन सीएसएस में एक कार्यरत है। आप जैसा कि देख पा रहे हो, गृह मंत्रालय का कार्ड इनके पड़ा हुआ है, तो ये इनकी पहचान है अब। तो आप सभी लोगों को इनकी जर्नी हम शेयर करेंगे, जानेंगे किस तरीके का इनका सफर रहा। और आप सभी लोगों को बता दूं कि इन्होंने 14 से 15 एग्जाम दिए और वो क्वालिफाई किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। आखिर में इनका सिलेक्शन एएसओ में हुआ। तो आप समझ सकते हो कि इस एस्पिरेंट्स लाइफ का इनका कितना एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने सारी चीजें टेस्ट एंड ट्रायल करी होंगी, हर टीचर से पढ़ा होगा, सारी किताबें देखी होंगी। मतलब कि एक होलसम आपको एक जर्नी आज आपको देखने को मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 2026 वाले बच्चों के लिए भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहें। स्वागत है भुवनेश भाई आपका एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपका। एक बार आप इंट्रो दे दीजिए आप। मेरा नाम भुवनेश कुमार है और मैं एएसओ इन सीएसएस में सेलेक्ट हुआ हूँ सीजीएल 2024 से। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेरी पोस्टिंग है। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। एक गांव पड़ता है मुरादाबाद में, संबल रोड पर, जटपुरा। जटपुरा है। हाँ। फिर तो आपको पास में दिल्ली, तो आप हाँ, वीकेंड पे चले जाते होगे घर? वीकेंड पे सर घर चला 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है आराम से। ओके, चलिए, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा बताओ। सर मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरे भाई बहन है छोटे, ठीक है। और सर पापा मतलब किसान थे, तो मतलब किसान, अब पापा का एक्सीडेंट हो गया पहले, ओके, 10 साल पहले। तो बैकबोन में चोट लग गई थी, तो फिर वो चल नहीं पाई तब से लेके। तो तब से फिर हमने ही मतलब अपनी जिम्मेदारी समझी और संघर्ष किया है। तो आप घर के बड़े लड़के हो? हाँ, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ और मेरे चाचा ने मुझको बहुत सपोर्ट किया कि उनके भी 4 बच्चे हैं, कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे ही हम अपने भाई के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा, तभी शायद मैं आज अपने चाचा की वजह से यहाँ बैठा हूँ। तो आप 10 साल पहले पिताजी का मतलब आपके साथ दुर्घटना हुई, तो बहुत उस टाइम आप स्कूल में रहे होंगे? हाँ सर, मैं 9th क्लास में था उस टाइम पे। और सर मैं 8वीं क्लास तक मेरा पढ़ाई में बहुत कम मन था। मतलब मम्मी मार मार के मतलब कि पढ़ ले भाई पढ़ ले, तो ऐसा था। फिर मुझे 9th क्लास में लग गया था कि भाई अब दो ही रास्ते हैं, या तो सब कुछ खत्म होने वाला है या फिर कुछ करो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पढ़ना पहले से स्टार्ट कर दिया था। मैंने कलाम को पढ़ा है, मैंने अम्बेडकर को पढ़ा है, बहुत कुछ। तो इनसे मुझे यही सीख मिली कि आदमी निकल सकता है, संघर्ष करना चाहिए, बस निकल सकता है। तो तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और 3 बच्चे में पढ़ाता था, 25 रुपए पर स्टूडेंट से। ओके। और 25 रुपए पर स्टूडेंट से पढ़ाता था, जिनसे मेरा खर्चा निकलता था, जो भी मैं मतलब पेन वगैरह ये सब। तो तब से लेके सर पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, 6 से 7 घंटे तक पढ़ाया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब पैसों के लिए, मुझे जो सीख मिली ना वहाँ से बहुत कुछ मैंने सीखा, और मुझे आगे भी वो मुझे लगता है कि लाइफ में आगे काम में आएगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल 100%। आप फिर आपकी जैसे स्कूलिंग आगे कैसे बढ़ी, 10th 12th? सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से। 10th 12th दोनों सरकारी स्कूल से, मतलब 12th सरकारी स्कूल से हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी किया है मैं मैथ से। तो फिर इसी तरीके से कंटिन्यू, फिर उसके बाद मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन की। तो फिर मैंने यहाँ पे मैं सीएसएस में हूँ। ओके, अभी जैसे मैं गवर्नमेंट एग्जाम की जर्नी की बात करूँ, तो आपने कौन से एग्जाम दिए और कैसे कैसे रहा? जैसे पहला एग्जाम कौन सा दिया, फिर कैसे कैसे रहा, किस में आप फेल हो गए, किस में क्वालिफाई हो गए, सारा कुछ थोड़ा। मेरा पहला एग्जाम डीआरडीओ का मैंने दिया था, क्वालिफाई हुआ टाइपिंग से आउट। फिर मैंने एमटीएस दिया और वहां से भी मैं मतलब नहीं हो पाया, आउट हो गया लास्ट में। हाँ, सीएचएसएल से भी आउट हुआ। ठीक है, सीजीएल मैंने पहला सीजीएल जिस टाइम पे दिया था वो मैंने इतनी प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया था। मुझे उस टाइम पे वैकेंसी बहुत थी लगी हुई, 37,000 वैकेंसी 2022। तो कट ऑफ बहुत लो गया था। तो मैं मैथ और रीजनिंग के दम पे वो प्रीलिम्स की कट ऑफ क्वालिफाई कर गया। फिर वो मुझे पता था मेंस में क्या होने वाला है, तो वही हुआ, मेंस में नहीं हुआ। ईपीएफओ मेरा क्वालिफाई हुआ, डीडीए एएसओ मेरा क्वालिफाई हुआ, डीडीए जेएसए मेरा क्वालिफाई हुआ, सॉरी जेएसए क्वालिफाई हुआ, एएसओ क्वालिफाई नहीं हुआ। और आईवी का मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। और
और फिर सर बहुत सारे एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे फाइनल्स, मैंने मतलब खुद टाइपिंग छोड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि मैं एक सीट अपनी तरफ से खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे 2024 का सीजीएल की आंसर की आ चुकी थी, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी उस टाइम पे 92 मार्क्स थे मेरे 100 में से, तो मुझे पता था फाइनल सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। हिंदी की भी टाइपिंग आती है, इंग्लिश की भी टाइपिंग आती है। पापा ने भी कहा कि दे आओ, मन की नहीं मुझे करनी नहीं है तो मैं यहाँ से सीट खराब नहीं करूँगा। भले ही मेरे पास लास्ट में आके 2 ज्वाइनिंग लेटर होंगे दिखाने के लिए, लेकिन उसमें एक ज्वाइनिंग लेटर ऐसा होगा जिसमें मैंने एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है, तो वो रिग्रेट नहीं लेना चाहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को बोलता भी हूँ कि इसका जरूर ध्यान रखें अपने साथ साथ, कि और सारे बच्चे हैं उन पे इम्पैक्ट ना पड़े। अब जैसे सर मैं सीजीएल में हूँ, ठीक है, सीजीएल में मैं एएसओ एंड सीएसएस में हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है। अब मैं इससे बेस्ट क्या ही पालूंगा इसमें, मैं टॉप पोस्ट पे हूँ, घर भी मेरा ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अगर यहीं पर 3-4 बार क्रैक करके दम दिखाता रहूं कि देखो भाई मैंने 3 बार सीजीएल क्वालिफाई किया, मैंने 4 बार, इसने 1 बार सीजीएल क्वालिफाई किया, वो एबिलिटी रखता है अगले साल भी सीजीएल क्वालिफाई कर देगा 100%। है नहीं, तो वो मैं ऐसा रिग्रेट नहीं लेना चाहता अपनी लाइफ में कि भाई मैंने 3 बार किया। अगर मुझे अपना दम दिखाना होगा, मैं यूपीएससी में दिखाऊंगा, मैं स्टेट पीसीएस में दिखाऊंगा, या फिर मैं और किसी फील्ड में दिखाऊंगा। अब मैं एसएससी में अपना दम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे हो गया। और टॉप पोस्ट है, और टॉप पोस्ट है सर, टॉप 5 पोस्ट में वो आती है सीएसएस, वो मेरे को मिला। ओके, चलिए अभी जैसे मैं आपकी स्ट्रेटजी वगैरह पे भी आऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहूँ आपसे कि जब आप आज देखते हो आपकी जर्नी को पीछे जाके, तो आपको क्या ऐसी चीजें लगती हैं कि वो चीजें आप नहीं करे होते, जैसे कि 14-15 एग्जाम आपके मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो आप पहले ही सीजीएल क्या क्वालिफाई कर लेते, या फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होती, तो क्या ऐसी नंबर ऑफ गलतियां आप बताओगे? सर एक तो मैं जो है गलती मेरी ये थी कि मैं मतलब सबसे पहली गलती मेरी ये है गवर्नमेंट एग्जाम ना क्वालिफाई करने की, कि मैं मेरे को लगता है मैथ ही पढ़ना है, बस मैथ। और मैं मतलब मैथ ही पढ़ता था, और रीजन ये था कि सीजीएल में मैथ और इंग्लिश थी पहले, ये चेंज हुआ 2022 में बेटर। हमको लगता था मैथ के दम पे सिलेक्शन ले जाएंगे, इंग्लिश में बस 2-4 मार देंगे, ठीक है। चेंज हुआ सब कुछ। फिर क्या हुआ सर, मैथ मेरा बहुत स्ट्रांग रहा। अब दिक्कत ये है कि मैथ की किताबें देख के इंग्लिश को छूने मन नहीं करता है, तो मैंने मैथ की इवन लास्ट में तो ये हो गया था कि मैंने मैथ की किताबें भी अपने दोस्तों को दे दी, मैंने भाई ये मेरे सामने मत रखो बस, ठीक है। फिर मैंने मतलब वो एक गलती ये है, देखो हर एक सब्जेक्ट के इक्वल नंबर हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं बिना इंग्लिश के सिलेक्शन ले जाऊंगा, गलत हो। आप ये सोच रहे हो कि मैं बिना मैथ के सिलेक्शन ले जाऊंगा, गलत हो। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और रीजनिंग में तो अगर सिलेक्शन लेना है तो 50 में से 50 ही आने हैं। अगर तुम्हारे 48 आए तो 2 नंबर वो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसमें मतलब दो नंबर में मैं मानता हूँ कि कम से कम 20-30 हजार बच्चे हैं। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले रीजनिंग में तो पूरा करते हैं। ओके, चलिए, तो आपकी गलती ये रही कि आप एक सब्जेक्ट पे टिके रहे जो आपको पसंद था। मैं तो रही हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल। अगर तुम्हें लगता है इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको इंटरेस्ट इतना डेवलप है कि तुम 6 से 7 घंटे सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ को नहीं दे रहे। हमें इस लाइफ में, अपने जो एस्पायरेंट लाइफ है, ये देखना है अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं देखने हैं कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है मैं मैथ करूंगा, नहीं, मेरी इंग्लिश वीक है मैं इंग्लिश करूंगा। और अगर जिसने अपने वीक पॉइंट पर वर्क कर लिया वही सफल होगा। 0.5 मार्क्स से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी इंग्लिश में, 0.5, 1 नंबर नहीं था मेरा एमटीएस में शुरू में। फिर मैंने सीएचएसएल दिया, 6 नंबर आए। उसके बाद सीजीएल दिया, 50 में से 11 नंबर आए। तो मुझे भी लगा था कि शायद शिफ्ट हो जाऊं, स्टेट एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाऊं या कुछ और कर लूं। फिर मेरे को लगा कि मेरे बढ़ रहे हैं, चाहे मेरा 0.5 ही नंबर बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो फिर बढ़ते बढ़ते सीजीएल मेंस में 135 में से 127 नंबर मेरे आए और क्वालिफाई। सबसे वीक सब्जेक्ट आपका? सबसे वीक सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, इंग्लिश से डर लगता था? हाँ, वो सर किसी का वीक होता है, किसी का खत्म में होता है। मुझे ऐसा लगता था मेरा खत्म में ही था, इंग्लिश खत्म से मैंने वो मतलब 0 to हीरो। तो आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मेरा मतलब इंग्लिश से डर लगता है, फिर इंग्लिश नहीं हो रहा मेरे से, कैसे सिलेक्शन होगा। आपके सामने बैठे हैं, खुद बोल रहे हैं कि इंग्लिश मेरा बिल्कुल खत्म था। तो चलिए, आप जानते हैं कि आप ही बताओ, तो फिर इंग्लिश जब आपने तैयारी शुरू करी तब ये पता होगा कि इंग्लिश तो मेरे से नहीं हो रही है, फिर डर लग रहा है। कैसे इंग्लिश की तैयारी आपकी ग्रेजुअली बढ़ी, कैसे इतना अच्छा स्कोर करा फिर आप? सर एक मैं चीज बोलूंगा अपनी इसमें कि मैंने टीचरों की तरफ ज्यादा स्विच नहीं किया कि आज मैं इनसे पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त आया, ये मैम सही नहीं पढ़ाती, वो सर पढ़ाते हैं बढ़िया, मैं उधर शिफ्ट हो गया। फिर कोई मेरा दोस्त आया, ये इन सर से तो मैंने पढ़ रखा है, ये सही नहीं पढ़ाते। फिर मैंने एक मेरे मतलब स्टेनो
का एक लड़का था हमारी लाइब्रेरी में जो पहला सेलेक्ट हुआ था। ओके। उसके इंग्लिश में अच्छे नंबर थे, 92 मार्क्स थे 100 में से। मैंने उससे पूछा था, उसने मेरे से एक ही बात बोली थी कि एक मैडम है रानी में आई, इनके पैर पकड़ ली तो बस। मैंने वही किया था कि मैं इधर उधर नहीं भटका, मैंने सिर्फ रानी मैम के पैर पकड़े थे, सिलेबस पढ़ा। और एक चीज मुझे पहले से पता है कि टीचर सिर्फ तुमको रास्ते दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें खुद ही है, प्रैक्टिस तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी, अपने कंटेंट तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे जो एग्जाम में तुम्हें लग रहा है कि मैं ये बेस्ट कर सकता हूँ। मैंने पूरा उनसे पढ़ा, मैम से। ब्लैक बुक पूरी रटी है। ब्लैक बुक मेरी ऐसी थी कि मैंने एग्जाम से 3 दिन पहले ऐसे ब्लैक बुक हाथ पे रख के पूरी लाइब्रेरी में कह दिया था, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो तुम मेरे से। क्योंकि तुम्हें मतलब ये इफ बट वाला नहीं होना चाहिए कि मेरा मतलब वो छूट गया, मेरा ये छूट गया, वो नहीं। फिर तुम अगर लग रहे हो तो पूरा 100% लगो। ऑब्वियसली टाइम बहुत लगा है इंग्लिश में सुधारने में, हिंदी मीडियम वैसे था लेकिन सुधर जाती है। मैं यही कहूंगा कि अगर वो जाकिर खान ने कहा है ना कि मेहनत करते रहते तो हो जाता है, तो हो जाता है। ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ पूछूंगा, जैसे अभी नए बच्चे हैं वो अभी जैसे 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने किसी मैथ के टीचर का कोर्स ले लिया या फिर इंग्लिश का कोर्स ले लिया। अब अभी बताओ कि कोर्स लेने के बाद टीचर जो पढ़ा रहा है उसके अलावा क्या क्या एक एस्पिरेंट को करना पड़ता है तब जाके सिलेक्शन होता है, या फिर उतना इनफ है? नहीं सर, इनफ कुछ नहीं है। अपने तरफ से अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं एफर्ट नहीं लगाना चाहता तो आप ऐसे समझ रहे हो कि सिलेक्शन से दूर जा रहे हो बहुत। नहीं, जैसे कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आपने मेरा कोर्स ले लिया, अब आपको जैसा जैसा मैं बताऊं सिर्फ उतना उतना करना, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, टीचर तो सर ये भी बोलते हैं कि हमसे सब सिलेक्शन लेते हैं। तो बोलने से नहीं होता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। ऐसा है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, पहला आपका काम है किसी भी टीचर से, क्योंकि हर टीचर ने सिलेक्शन दिए हैं। आप किसी भी टीचर को उठा कर देख लो जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है, हर टीचर का सिलेक्शन है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है। सबसे मेन चीज, मतलब तुम्हारा दोस्त जो बोल रहा है वो सही नहीं है, तुम अपने मन से देखो कि तुमने क्या सोच के बैच लिया था और किसको कंप्लीट पढ़ना है। दूसरी बात, उनकी सीट्स लगानी है 2 से 3 बार। तीसरी बात, अब तुम्हारा टीचर का और तुम्हारा नाता यहीं पे हो गया खत्म। अब तुम आओ मॉक टेस्ट में। जितने मॉक टेस्ट तुम लगाओगे नंबर इतने ही बढ़ेंगे। और जो लोग खाली मतलब टीचर के साथ ही जुड़े रहते हैं, मतलब कि भाई हमारे सर ही बताएंगे जो हमको करना है, हम तो इधर को कदम भी नहीं रख सकते, फिर बहुत दिक्कत होती है। ओके, चलिए एक चीज़ और, अभी जैसे टीचर डिसाइड हो गया, इंग्लिश का कोर्स ले लिया, मैथ का कोर्स ले लिया, रीजनिंग का अमूमन बच्चे नहीं लेते, वो कर लेते हैं, लेकिन चलो रीजनिंग का भी ले, मतलब चारों सब्जेक्ट के कोर्स परचेज कर लिया। अभी बताओ, टीचर्स के अलावा कोर्स तो ले लिया हमने, अब बुक्स और कौन सी हमें अपने टेबल पर रखनी है? सर देखो, जैसे आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो पहले तो यही प्रेफरेंस दो कि मैं उन्हीं टीचर की बुक्स लूँ, ठीक है। बुक्स लगा लो, या फिर आप बुक्स भी अगर नहीं लगाना चाहते तो आप सीट लगा लो जो उन टीचरों ने दी है, ठीक है। उसके बाद बुक्स मैंने जो लगाई हैं, मैंने मैथ की तो बहुत सारी बुक्स लगाई हैं सर, ऑलमोस्ट। मतलब ऐसी कोई मतलब ट्रेंडिंग में बुक्स नहीं मैंने लगाई है, क्योंकि मेरा मैथ पढ़ाना था तो मैंने इसलिए, और मैंने काफ़ी सारे टीचरों से मैथ पढ़ा क्योंकि मुझे वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी थी जो एक टीचर में होती है, ताकि क्या ऐसे स्किल होती है तो मैं डेवलप कर पाया वो। और मैंने सर जीके का मैं बताता हूँ, जीके में मैंने दृष्टि पब्लिकेशन को फॉलो किया था, उनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं। क्योंकि अब जो जीके आ रहा है वो ऐसा नहीं आ रहा कि आप 4 ऑप्शन में से एक लगा दोगे, लेंथी जीके आ रहा है, आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। फैक्ट कम आ रहे हैं, थोड़ा डीप जा रहा है, जैसे यूपीएससी टाइप में नहीं हो जाता है कुछ। तो वो बच्चा तभी लगा पाता है जब उसके मतलब थ्योरी थोड़ी सी अच्छी हो, थ्योरी को पकड़ अच्छी हो, ये था। ओके, और ओवरऑल जैसे एक एस्पिरेंट जब अभी तैयारी शुरू करेगा या फिर बहुत सारों ने कर दी है, तो ओवरऑल अगर रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप सीरियस तैयारी कर रहे थे तो कैसा पूरा रूटीन था? जैसे कि 4 सब्जेक्ट हैं, आप इनको कैसे मैनेज करना है? बहुत से ऐसे होते हैं कि 10 दिन मैथ पढ़ते हैं, फिर 10 इंग्लिश पढ़ते हैं तो मैथ भूल गए, या फिर बहुत से ऐसे होते हैं डेली 2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आपका कैसे था पूरा? सर मेरा शुरू में रूटीन तो ये रहा था कि मेरा सब्जेक्ट पे फोकस है। अब मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत टाइम लगाया सिलेबस कंप्लीट करने में, मैंने बहुत जल्दी सिलेबस अपना खींचा, ठीक है। मैथ मेरा स्ट्रांग रहा तो मैथ में थोड़ा सा वही लगा, लेकिन इंग्लिश वगैरह का मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना टाइम बांटा कि भाई मेरे को इतनी देर ये पढ़ना है। मैंने कभी घंटों से टाइम नहीं बांटा कि मेरा मतलब इतने घंटे, मैंने वो टाइम बांटा चैप्टर से। तो सर जैसे मैं प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूँ, अब मेरा मतलब उसमें इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को, तो मैं उसको बीच में टाइम देखकर नहीं खत्म करूंगा कि भाई मेरा मतलब 1 घंटा हो गया मैं बंद करूंगा। मेरा यही रहता था कि भाई मेरे को अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पढ़ूंगा उसे। तो मैंने कभी अपना टाइम घंटों में नहीं बांटा, मैंने चैप्टर में बांटा, ठीक है। टारगेट वाइज मैंने मतलब कि आज मेरे को मैथ के 100 सवाल लगाने हैं और आज मेरे को इंग्लिश ऐसे करनी है,
और जीके में ये पढ़ना है, तो इस तरीके से मैं अपना रूटीन बनाता था। ओके जैसे अगर कुछ हैबिट्स की बात करें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने एक हैबिट्स डेवलप करते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन का हो गया, वो क्या का, तो कैसे कुछ कुछ चीजें थी, जैसे मॉर्निंग में आप उठे क्या क्या करते थे वो सारा कुछ? सर मैं मॉर्निंग में उठता था, ठीक है, तैयार वैयार होके, मेरी लाइब्रेरी 10 किलोमीटर दूर थी, तो मैं बस से जाता था। अच्छा। मेरे हाथ में एक पेपर होता था, ठीक है, उसमें वोकैबुलरी लिखी हुई होती थी जो मेरे को याद नहीं है ब्लैक बुक के बाद, तो मैं उसको देखता हुआ जाता था। कभी कभी मैं उस जो था वो पेपर, उसका फोटो क्लिक कर लेता था, तो फोन में देखता हुआ जाता था। तो ये कि आपको डेली मतलब ऐसी चीजें तो सुबह में ही पढ़नी है जो आपको लग रहा है कि लर्न करने वाली हैं, उन्हें टाइम देना पड़ेगा, वो ऐसे याद नहीं होंगी। कोई ट्रिक नहीं बनी सर। बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं, ये बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें तुम्हें जितनी मल्टीपल टाइम्स इनका रिवीजन कर लोगे खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ये था। अब जैसे मैथ पे आऊँ मैं, आप मैथ के टीचर भी हैं, आपने 13 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया और मैथ में आपने बहुत अच्छा स्कोर भी करा, मैथ के दम पे बहुत सारे एग्जाम भी निकाले आपने, ठीक है। तो मैथ में बहुत सारे बच्चे, होता क्या है इसमें, सीजीएल की स्पेसिफिक बात करूं, हाँ, इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन तो वो ले पाते हैं जो बहुत जल्दी कर देते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो उनसे भी रहा है, मतलब कोई सवाल आपने दिया वो कर ले रहे हैं, लेकिन टाइम उनको ज्यादा लगता है, तो उसके पीछे होता है कैलकुलेशन, जो जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर ले। तो कैलकुलेशन की ऐसी कोई आपकी मतलब ट्रिक्स है, ऐसे कोई प्रैक्टिसेस हैं जो बच्चे करेंगे तो वो भी फास्ट कर ले जाएंगे? सर मेरा ऐसा मानना है कि आपको थोड़ा सा ये तो मतलब जैसे पहाड़े थोड़े बहुत याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि आपको स्क्वायर क्यूब रूट, मतलब ये नहीं कि आप बहुत देर तक सोच रहे हो इनके बारे में, ये होनी चाहिए। बाकी मैं एक चैप्टर बोलूंगा, नंबर सिस्टम। जिसने नंबर सिस्टम पे पकड़ बना ली बढ़िया तरीके से, उसकी कैलकुलेशन आधी नहीं बट गई। एक चैप्टर बस, नंबर सिस्टम, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मैथ का चैप्टर है जो पूरी गणित में यूज होगा, और तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ भी ये यूज हो रहा है। कहीं यूनिट डिजिट लगेगा, कहीं 5 का मल्टीपल लगेगा, कहीं 13 का मल्टीपल लगेगा, कहीं 7 का मल्टीपल लगेगा, इस तरीके से। तो और ये चीजें कैसे डेवलप होंगी? जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन लगाओगे, आप तरह तरह की चीजें देखोगे कि आज मेरा ये क्वेश्चन मान लो 1 मिनट में हुआ, कैसे मैं इसको कम कर सकता हूँ, कैसे मुझे ये 30 सेकंड पे लाना है, क्योंकि बच्चों ने किया है 30 सेकंड में। तो वो चीजें होती है कि आप मल्टीपल जब वो लगाते हो। और कैलकुलेशन की सर ऐसे है कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो डेली कैलकुलेशन कर सकते हो, गुणा भाग कर सकते हो। लेकिन मैंने जो किया था वो वैसे ही किया था कि सर मैंने क्वेश्चन लगाए बहुत, तो वो मेरे डेवलप हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि मैंने सेक्शनल मॉक लगाए होंगे मैथ के 400 450, इतने मॉक मैंने, मतलब 2022 2023 2024 एसएससी ने जो एग्जाम लिया है और जिसमें मैथ आई है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके ग्रेट। चलिए अभी मैं आपका थोड़ा मोटिवेशन की बात करता हूँ। ये मोटिवेशन कहाँ से आपके अंदर आ रहा था? क्योंकि आपके साथ पिछले कुछ समय में पिताजी के साथ वैसी दुर्घटना हुई, फिर आपने सारा कुछ संभाला और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ा भी रहे हो बच्चों को, और फिर आपके साथ मतलब ऐसा नहीं कि इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो गया, आपने बहुत घिस घिस के आपने तैयारी करी। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 13-14 एग्जाम आपके निकले भी नहीं शुरू में। कैसे मोटिवेशन आता था, कहाँ से वो इंस्पिरेशन आ रही थी कि नहीं भाई मुझे करना है, मुझे सीजीएल निकालना है? सर जैसे मैं इनिशियल की बात करूँ तो मेरा मतलब ऐसा मन नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊँ। पहले से मैंने क्लियर था। फिर मेरे को एक बात, मेरे पापा ने बहुत मतलब वो तैयारी की थी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पापा ने भी तैयारी की है। एज ऑफ 42, मतलब 42 की एज तक मेरे पापा ने प्रयास किए, और मैंने देखा है पापा को प्रयास करते हुए नौकरी के लिए। अच्छा। हाँ, कि तो पापा का बाद में एक्सीडेंट हो गया तो वो नहीं ले पाए, तो मैंने यही बात बोल दी थी कि मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं। अब पापा को बहुत ताने मिले हुए हैं कि भाई ये तो बुढ़ापे में ये कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे को फिर मम्मी ने बताया कि तू अपने पापा के लिए करना, किसी के लिए मत करना। तो तब मैंने वो ठाना था। तो तभी वही बात है कि पापा ने 42 तक प्रयास किए थे, मैंने उसके आधे में निपटा दिया मामला, एज ऑफ 20। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कैसा था? वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बहुत मतलब हैप्पी मत, क्योंकि मैं अपने गांव का पहला लड़का था जिसने सीजी मतलब एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया था, अपने गांव का पहला लड़का। अभी कैसा फील होता है जब अभी आई कार्ड डालते हो और जब ऑफिस जाते हो और वो फोटोज आप इंस्टाग्राम में वगैरह, तो गांव के लोग भी देखते होंगे, रिलेटिव? हाँ सर, मैं यही बोलूंगा कि अपने गांव के लिए, हर किसी के लिए बोलता हूँ कि अगर तुम गांव से हो, कहीं से भी हो, हिंदी मीडियम से हो, कुछ भी हो, तुम्हारा डेडिकेशन ही मैटर करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर तुम लगे रहते हो तो वो दिन आता है कि तुम्हारे गले में एक एमएचए का कार्ड आता है ऑटोमेटिक, पढ़ते पढ़ते। ओके। तो जो नए बच्चे अभी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर
कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब कुछ ऐसी 3-4 टिप्स आप बताओ कि वो उनको ध्यान में ही रखनी है अगर उनको सिलेक्शन लेना है। सर पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट। ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जीके का नहीं होता, लेकिन आपके 3 सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा, मैंने उसमें आर्टिकल नहीं पढ़ रखा है, मैंने उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं पढ़ रखा है। नहीं, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आपका होना ही चाहिए। पहला, जीके पढ़ो मैक्सिमम जितना हो सके। आपको जीके में भी मतलब सिलेबस है ऐसा नहीं है, तो उसे भी पढ़ो कंप्लीट। और उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवीजन। अगर आप कितने भी बेस्ट टीचर से पढ़ लो, कितने भी बेस्ट सोर्स से पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि मैंने 1-2 बार पढ़ लिया, आप गिनती भूल जाओ कि मैंने ये भाई अपने नोट्स कितनी बार पढ़ ली। जैसे मैं गिनती भूल चुका हूँ, मुझे मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ब्लैक बुक कितनी बार पढ़ी है। तभी तो मैं कह सका कि मेरे से कुछ भी पूछ लो, क्योंकि मैंने, मेरा यही था कि, और मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वो किताब मैंने 5 घंटे पे ले आया था मैं उस पूरी किताब को, यानी लास्ट टाइम मैं पढ़ के गया हूँ 5 घंटे पूरी किताब। तो उसके जो एफर्ट है पीछे बहुत बार पढ़ ली, तभी तो 5 घंटे तक मैं पहुंचा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप किसी भी टॉपर से सुन लेना, किसी से भी सुन लेना, एक ही बात बोलता है, रिवीजन। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मॉक टेस्ट, जहां तुमको ये पता चलता है कि मैं किस लेवल पे हूँ। मॉक टेस्ट जितने अटेम्प्ट करोगे बहुत सही रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो, और रिलेवेंट मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो। ये नहीं कि मतलब कहीं से भी तुमने किसी का नाम तक नहीं सुना कि उन्होंने मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, बहुत टफ लेवल के डाल रखे हैं। टफ लेवल के मॉक टेस्ट तुम लगा रहे हो, फायदा क्या है? क्योंकि एग्जाम भी तो ऐसा नहीं आने वाला है। तो थोड़ा सा रिलेवेंट सोर्सेस पकड़ो। ओके, हाँ। मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा और बताओ कि कैसे मॉक टेस्ट मतलब लगाने का क्या राइट वे होता है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाया उसके बाद कैसे एनालिसिस करना है, क्या चीजें अलग से कॉपी बनानी है, डाउट कॉपी बनानी है, क्या कैसे पूरा सर मेरा तो ऐसा था कि मेरी कॉपी थी, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कोई महत्व नहीं है उस मॉक टेस्ट का, एकदम जीरो है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे नंबर भाई आज मान लो 200 में से 100 नंबर आ रहे हैं, है ना, तो आप ये सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट लगाया 100 आए मेरे नंबर, अगला लगाऊंगा मैं 102 ले आऊंगा। तुम भले ही 102 ले आओगे उसमें, लेकिन आप जीरो हो बिल्कुल, क्योंकि आप उस पिछले मॉक टेस्ट में वो चीजें नहीं सीख पाए जो एग्जाम में आने वाली हैं। तो एनालिसिस करना, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो कम से कम 1.5 घंटे उसका एनालिसिस करना ही है। कॉपी बनाओ, मैथ के सवाल देखो, लाइब्रेरी वगैरह में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में ऐसे लड़के होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनसे मिलो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैथ के सवाल लेके कि कैसे हो सकता है, इजी कैसे हो सकता है, तो मैं बताता था। और एनालिसिस कॉपी को रिवाइज करना है। तो अब ये हो गया, जैसे मान लो तुमने पूरा मॉक टेस्ट एनालिसिस कर लिया, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात है कि इस मॉक टेस्ट से कुछ भी एग्जाम में आएगा तो मैं लगा दूंगा, इसीलिए। ओके, चलिए लास्ट में मैं एक चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के एज में है कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बच्चे होते हैं। मतलब अगर उन्होंने 8 घंटे का शेड्यूल पढ़ने का बनाया लेकिन उनके हाथ में फ़ोन था, फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं 2-3 घंटे का वो रील्स में और फिर अदर चीज़ों में चले जाते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं वो। लेकिन वो कंटिन्यूस होती रहती है चीज़, उससे वो बच नहीं पा रहे। तो आपका कैसे आपने फोकस करा पढ़ाई पे, सोशल मीडिया से कैसे आप बचे, या फिर आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, चीज़ें हैं कि आप बता सको बच्चों को ऐसे करोगे अगर आप, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो, आप फोकस हो सकते हो? सर पहले तो अपने आपको, अपने जो एम है ना उसको दिमाग में रखना है कि मेरे को ये करना है। अगर तुमको कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें, जब कहते हैं ना सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, जब आदमी का सब कुछ दाव पे एक बार लग जाता है फिर उसको इफ वर्ड वाले सवाल नहीं आते, उसको करना ही है वो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जॉब के बाद बना है, और मेरे को पहले से पता था कि जब तक नाम के आगे इंस्पेक्टर या ये सो नहीं लग जाएगा अकाउंट नहीं बनेगा। तो वो मेरे अंदर मोटिवेशन था कि जब ही बनेगा। और कोई नहीं देख रहा सर, तुम नॉन सेलेक्टेड हो, तुम्हारे 300-400 फॉलोवर हैं, क्या टाइम ही वेस्ट कर रहे हो? 100% है नहीं है, कोई नहीं देख रहा। सफल आदमी को देख रहे हैं लोग। आज मुझे लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैंने वो चीजें अचीव की हैं, वरना मैं इससे अच्छी बात है बिना सेलेक्ट होकर भी बोल सकता हूँ, कोई नहीं देखेगा। तो लास्ट में वही देखा, वो कहते हैं ना कि सफलताओं के शीर्षक ना हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। तो बिल्कुल वही बात है कि सर कोई नहीं पढ़ता वो चीजें। मतलब डिस्ट्रैक्शन ये है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन है तो उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। वो डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके के तुम हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप मान लो बाहर दोस्तों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, या और भी कोई चीज़ तुमने मतलब ऐसे कर रहे हो लाइफ में कि भाई ये मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी मतलब पुरुष मित्र भी मिलते हैं, महिला मित्र भी मिलती हैं, सब तरीके के, ये इसी एज में सब तरीके के। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो,
है ना। तो मैं यही कहूँगा कि अभी रोक दो, जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि एट द एंड अब सर एक चीज़ ये भी है कि अगर जैसे मान लो मैं किसी से प्रेम करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो भाई उसके लिए पैसे चाहिएंगे। अगर वो बीमार पड़ता है शख्स, तो मैं हॉस्पिटल में जाकर ये थोड़ी बोलूंगा मैं इसको प्रेम करता हूँ। हॉस्पिटल वाला बोलेगा भाई पैसे चाहिए मेरे को। और ये बात समझ में जितनी जल्दी आ जाए ना बच्चों के, इतनी जरूरी है कि आपको जीवन में सफल होना पड़ेगा। जब महीने का अकाउंट में कुछ आने लग जाए तब ये करना। हाँ, मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि चीजें गलत होती हैं, लोग बहुत बहुत अच्छे भी मिलते हैं, बहुत बहुत बेकार भी मिलते हैं लाइफ में। तो मैं मेरा यही था कि भाई मेरे को मतलब पैसा मतलब इम्पोर्टेंस रखता है 100%। ओके, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा। ओके, चलिए एक चीज़ और, ये जॉब के बारे में थोड़ा और बताओ आप, मतलब कैसे रहता है आपका ऑफिस का, और अभी मतलब कैसा ऑफिस में क्या काम रहता है, इस जॉब के बारे में थोड़ा बताओ। सर अभी तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो मैं ऑफिस मतलब ये है कि देखो मिनिस्ट्री में इसमें भी डिपार्टमेंट होते हैं सर, कि मिनिस्ट्री होती है कुछ और कुछ होते हैं ऑफिसेज। तो मैंने ऑफिसेज मिला था, मेरे को ऑफिस मिला है, मैं मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। तो मेरा ऐसा है कि आप 9:30 तक जाना है आपको, ठीक है, और 5:30 उधर से छुट्टी हो जाती है। ऑफिस का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं कि इतना वर्कलोड, वो सेक्शन पे डिपेंड करता है वर्कलोड, हमारे में भी है, इतना नहीं है, मतलब इजीली हो जाती हैं चीज़ें। फिर सीनियर्स पे बहुत, मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं बहुत, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे जो मतलब सीनियर्स हैं, जो मेरे एसओ हैं दोनों, है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता, और भी जो हैं मतलब डीडी हैं और भी हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा लगता है एज ए टीचर मुझे को समझा रहे हैं कि भाई देखो इसमें टाइम लगेगा, तुमको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और ये सीख लोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत जल्दी काम आने वाली हैं। आज काम तुम जो 3 घंटे में कर रहे हो वो तुम 1 घंटे में कर रहे हो, ठीक है। मतलब मेरे को मतलब अब ये था कि मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, अब कंप्यूटर पढ़ना और कंप्यूटर को यूज करना ये डिफरेंट थिंग्स है। तो मुझको मतलब कभी कभी नॉर्मल चीज़ें भी नहीं आती थी, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमको ये नहीं आता है, उन्होंने बोला देखो ये ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, मार्जिन ऐसे सेट होता है। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे को सीनियर बहुत अच्छे मिले। ओके, चलिए अभी इंटरव्यू को एंड करते हैं। कुछ छूट रहा है या फिर कुछ और आप बताना चाह रहे हो, बोलना चाह रहे हो मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव से, तो क्या बोलोगे लास्ट में बच्चों को? मैं यही बोलूँगा कि सर अपना सब कुछ दाव पे लगाना। माँ बाप बहुत आस लेके बैठे हुए होते हैं, जब तुम्हें जब घर से तुम बैग टांग के निकलते हो बाहर के लिए, तो आप एक माँ बाप की उम्मीद उस बस्ते में रख के लाते हो जो आपको रिटर्न करनी है। तो यही है कि अपना जीवन में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है सर, मतलब 3-4 साल घिस के मेहनत कर लो, यही टाइम होता है। उसके बाद लाइफ स्मूथली चल जाती है। आपकी महत्वाकांक्षाएं तो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती आदमी की, लेकिन जो आपकी बेसिक नीड है ना वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और गवर्नमेंट जॉब में एक आपको इज्जत मिलती है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इज्जत मिलेगी, लोग तुमको पहचानेंगे, जानेंगे, और सोचेंगे कि हाँ भाई एक आप लोग मतलब बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे कि आपके जैसा बनना है सर। तो यही चीज़ें हैं कि अपना सब कुछ दांव पे लगाना, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, या फिर अपनी बहन के लिए, जो भी आप कर सकते हो बेस्ट कर सकते हो। चलिए, और थैंक यू सो मच फॉर सर एक चीज़ और बिल्कुल। और सर जैसे अब क्या था, कल करवा चौथ थी, हाँ। है ना, तो कल करवा चौथ थी, तो मेरी मम्मा जो थी बहुत मतलब पहले करवा चौथ मना रही थी, तो साड़ी भी नहीं होती थी मम्मा के पास, तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल कपड़ों में, तो मेरे को लगता था कि एक दिन कर दूंगा। तो मैंने कल मतलब मम्मा को पैसे भेजे परसों कि मम्मा एक बढ़िया सी साड़ी लेना अपने लिए, तो मम्मा ने भेजी। तो कल मैंने वीडियो कॉलिंग की, मैं जा तो नहीं पाया घर, तो बहुत सुंदर लग रही थी मम्मा। तो मेरे को पर्सनली ये लगा कि शायद मैं एक अच्छा बीएफ नहीं बन पाया, एक अच्छा लवर नहीं बन पाया कुछ, लेकिन मैं अच्छा बेटा बन पाया। तो वो चीज़ मेरे को, और मैं हमेशा इस बात पे प्राउड को फील करूंगा कि मैं एक अच्छा बेटा बन पाया। बस इसी मोमेंट के लिए पढ़ाई, इसी मोमेंट के लिए पढ़ना था, इसी मोमेंट के लिए मेहनत कर रहे थे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, नाइस टू टॉक टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप साथियों आपको भुवनेश भाई ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत मोटिवेट करा, आपको अच्छा लगा होगा, और आप अपनी तैयारी में ऐसे ही बने रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आप भी अपनी सफलता की जर्नी लोगों को बता रहे होंगे। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।